हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आना हमेशा तय माना जाता है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है, जो हमने 15 यूनिट से हर एक टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जो बीपीएससी सबसे ज़्यादा सवाल आपको एनसीईआरटी से पूछता है, साथ में जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड टॉपिक वाइज थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, ये सब कुछ आपको दिया जा रहा है कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स। साथ में साइकोलॉजी का एक पेड ग्रुप, जहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, जिनके साथ आप टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हो। एक जो ग्रुप है टॉप 50 का, वो फुल हो चुका है, अगला ग्रुप इससे बनाया जा रहा है। अगर आप भी सीरियस हो तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा सामान्यकृत चिंता विकार का लक्षण है? सबसे पहले आपको जीएडी का फुल फॉर्म पूछा गया था स्टेट एग्जाम में, जो आपको पता होना चाहिए, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो पहले आप इसका फुल फॉर्म याद रखना, स्टेट वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है, विभिन्न चीज़ों के बारे में लगातार चिंता, अचानक घबराहट के दौरे, बार बार जांच करने का व्यवहार, सामाजिक स्थितियों का डर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विभिन्न चीज़ों के बारे में लगातार चिंता करना जीएटी का विभिन्न मुद्दों पर लगातार अत्यधिक चिंता करना कहलाता है। इसे आप याद रखिएगा, जिसे आप सामान्यकृत चिंता विकार के नाम से जानते हो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर चिंता विकारों में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, आप इसे याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि चिंता विकारों में सबसे अधिक जुड़ा होता है। पहला ऑप्शन है डोपामाइन, सेरोटोनिन, गाबा, या ऑप्शन नंबर डी है एसिटाइलकोलाइन, या ऑप्शन नंबर ई एक से अधिक। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गाबा। याद रखना, गाबा एक स्तर कम होने का चिंता विकार हो सकते हैं, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा चिंता विकार का प्रकार नहीं है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। पहला ऑप्शन सामाजिक चिंता विकार, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर अघाटनीय तनाव विकार, या ऑप्शन नंबर सी ओसीडी, या ऑप्शन नंबर डी पैनिक डिसऑर्डर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आंसर ए बी सी डी टिक आउट करें, सबका आंसर गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कौन एंजाइटी डिसऑर्डर का प्रकार नहीं है। लेकिन ये चारों ऑप्शन आपके एंजाइटी के प्रकार हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, विशिष्ट भय जैसे कि फोबिया के उपचार के लिए कौन सा उपचार सबसे इफेक्टिव है? पहला ऑप्शन है सीबीटी। जो भी मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म आप याद रखना है, स्पेशली फॉर स्टेट एग्जाम, क्योंकि स्टेट एग्जाम में आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। इसलिए आप फुल फॉर्म भी नोट डाउन करते रहना। अगर आपने पेड नोट्स ज्वाइन किया है, तो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे नोट्स आपको साइकोलॉजी ग्रुप में शेयर किया जाएगा, जहाँ पे आप डाउनलोड करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और हर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखकर, समझकर आप उसे टिक आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन 4 का जो पहला ऑप्शन है सीबीटी, ऑप्शन बी है मनोविश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी ईसीटी, या ऑप्शन नंबर डी औषधि, या इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, याद रखना, एक तरह से एक्सपोजर थेरेपी होता है जो कि विशिष्ट भय को काफ़ी कम करने में अधिक इफेक्टिव होता है। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पैनिक अटैक और फोबिया के बीच मुख्य अंतर क्या है? पैनिक अटैक और फोबिया के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इन दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है? और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और काफ़ी टाइम लगता है, तो इस एफर्ट के लिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके आप इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिससे आप हमें मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। याद रखना, पैनिक अटैक अचानक होता है जबकि फोबिया में विशेष उत्तेजक शामिल होते हैं और ये लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है कि आवेगी विकार, जिसे आप ओसीडी के नाम से जानते हो, जिसे फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो आपको याद होना चाहिए, उसकी विशेषता निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है लगातार अवचित विचार, ऑप्शन नंबर बी है दोहराव वाले व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2, या ऑप्शन नंबर डी केवल भावनात्मक परेशानी, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप पीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 6 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, बोथ 1 एंड 2 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक और बेहतरीन क्वेश्चन, वयस्कों में चिंता विकारों की वैश्विक प्रसार दर क्या है? जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, आपको ग्लोबली कितना उसका परसेंटेज है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है 1 टू 5%, ऑप्शन बी है 5 टू 10%, ऑप्शन सी 10 टू 20%, या ऑप्शन डी 20 टू 30%, या उपरोक्त में से अधिक। तो आज के टाइम पे एंजाइटी डिसऑर्डर एक काफ़ी बड़ा मुद्दा हो चुका है। आजकल छोटे से बच्चों से लेकर बड़े इंसानों के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर हो चुके हैं, जिसको लेकर बहुत सारे आपको केसेस मिलेंगे सुसाइड के, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अपने भारत पे। आज के टाइम पे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई सुसाइड हो रहा है तो एंजाइटी डिसऑर्डर के चलते हो रहा है। जो आज के टाइम पे ग्लोबली इस बीमारी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसका ऑप्शनल कुछ सोचा जा रहा है कि इसके क्या इलाज हो सकते हैं, तो इसलिए इसका एक ही ऑप्शन है कि आप अपने दुःख और अपने मन की बात किसी से शेयर करते रहें, जिससे आप एंग्ज़ायटी से बच पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 टू 20% आपको वैश्विक स्तर पर इसके वयस्कों को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पैनिक अटैक का सामान्य लक्षण कौन-सा है? अगर कोई पैनिक अटैक आता है, उसका कॉमन सिम्पटम कौन-सा है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है हृदय गति में वृद्धि, सांस की तकलीफ, नियंत्रण खोने का एहसास, उपरोक्त में से सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपने देखा होगा हार्ट अटैक होता है वो सडनली आता है, ना कि आपको इन्फॉर्म करता है कि मैं आने वाला हूँ, आप इसके लिए रेडी हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता, हार्ट अटैक सडनली आपको आता है। साथ में आपको साँस की तकलीफ, जिसको साँस में दिक्कत होती है, अगर उसकी मौत होती है, तो सडनली उसके साँस लेने में दिक्कत होने से उनकी मौत हो जाती है। और फीलिंग ऑफ लूज़िंग कंट्रोल, ये सब आपके ऑप्शन है पैनिक अटैक के, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस विकार में व्यक्ति को सामाजिक स्थितियों से मूल्यांकन का डर होता है? एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, अच्छे से रीड करना, क्योंकि क्वेश्चन आप जब रीड करते हो, क्वेश्चन आप समझ जाते हो, तो आंसर बताने में हमें काफ़ी आसानी होती है। इसलिए क्वेश्चन को जब तक आप नहीं समझोगे, आप राइट आंसर नहीं बता पाओगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो निम्नलिखित में किस विकार में व्यक्ति को सामाजिक स्थितियाँ में मूल्यांकन में डर लगता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सामाजिक चिंता विकार, ऑप्शन नंबर बी है विशिष्ट भय, ऑप्शन नंबर सी सामान्यीकृत चिंता विकार, या घबराहट विकार, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो सामाजिक चिंता होते हैं उसको व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी या मूल्यांकन का डर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट भय का उदाहरण है?
विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक फोबिया? पहला ऑप्शन है ऊंचाई का डर। सबसे पहले नोट डाउन करते रहना, जिसको हाइट से डर लगता है उसको कहा जाता है एक्रोफोबिया। अगर आप पहाड़ पे जाते हो और पहाड़ से नीचे देखते हो, पहाड़ पे जाना छोड़ दो, अगर आपका घर 3-4 फ्लोर का है, अगर आप वहाँ से देखने में आपको डर लगता है, उसे कहा जाता है एक्रोफोबिया। दूसरा होता है मकड़ियों का डर, बहुत लोग मकड़ियों से डरते हैं, जिसको कहा जाता है अरेक्नोफोबिया, ठीक है। थर्ड होता है बंद स्थानों का डर, अगर आपको अकेले में घर में रहने का दिया जाए कि आप इतने बड़े घर में आप अकेले आपको रहना है, तो आप डर लगेगा आपको, उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रोल फोबिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि विशिष्ट भय का उदाहरण कौन सा है। तो क्वेश्चन 10 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है, और जो मैंने आपको ऑप्शन बताए एक्रोफोबिया, अरेक्नोफोबिया, कोलेस्ट्रॉल फोबिया, इसको आप नोट डाउन कर लेना। कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि एक्रोफोबिया का उदाहरण कौन सा है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से आपको एक ऑप्शन को चुनना होगा। तो ऐसे ऑप्शन को आप नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि सार्वजनिक रूप से बोलने के डर को क्या कहा जाता है? मान लो कि अगर आपको मैं कह दूँ कि 100 लोगों के बीच आपको बोलना है, तो बहुत लोगों को घबराहट होती है, मैक्सिमम लोग को घबराहट होती है आज के टाइम पे, जिसको कभी भी पब्लिक स्टैंड पे उन्होंने कभी बोला नहीं है, तो उनको डर लगता है। तो इस बोलने के डर को हम क्या कहते हैं, किस फ़ोबिया का शिकार है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन ये ग्लासोफोबिया, एग्रोफोबिया, सामाजिक फ़ोबिया, जेनोफोबिया, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 11 का जो भी आंसर बी, सी कर रहे हैं, सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्लासोफोबिया। याद रखना, ग्लासोफोबिया आप ऐसा फोबिया माना जाता है जहाँ पे सार्वजनिक रूप से बोलने के डर को ग्लासोफोबिया कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे बीपीएससी तैयारी 4 हो, चाहे आपका स्टेट सेकंड फेज या साइकोलॉजी का किसी भी स्टेट में फॉर्म या वैकेंसी निकलती है, सब कुछ हम अपडेट करते हैं इस ग्रुप में। साथ में आपको ग्रुप डिस्कशन प्लस कोई भी डाउट होता है, आप इस ग्रुप में आप पूछ सकते हो। जितने भी अपडेटेड वीडियो होते हैं, पीडीएफ होते हैं, सब इसमें हम पोस्ट करते रहते हैं, जिससे आप आसानी से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो आप जाकर उसे ज्वाइन जरूर करना। अगला क्वेश्चन है आवेगी विकार, जिसे आप ओसीडी के नाम से जानते हो, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, किस श्रेणी में क्लासिफाई किया गया है? मतलब उसे किस कैटेगरी डिसऑर्डर में रखा जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एंजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, या नॉन ऑफ द अबव। और इस क्वेश्चन को आप रट्टा मार लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ट्राई करो आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का। जब आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो, आंसर आपको याद होता है और आपका अटेंशन सिर्फ वीडियो पे रहता है। सिर्फ वीडियो देखोगे, आपका मन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेगा, हर जगह बाबू सोना पे जाएगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते रहो, आपका ध्यान सिर्फ वीडियो पे रहेगा और आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एंजाइटी डिसऑर्डर। याद रखना, एंजाइटी डिसऑर्डर ओसीडी की चिंता विकारों में श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अत्यधिक चिंता का अनुभव करता है। जब अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप ओसीडी के शिकार माने जाते हो। अगर आप हाइपर थिंकिंग करते हो, मतलब यहाँ पे बैठे हो और आप अमेरिका चले जाते हो, तो इसका शिकार हो ओसीडी के। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि आवेग आवेगी विकार उपचार के लिए कौन सी चिकित्सा आमतौर की उपयोग की जाती है? अगर आप ओसीडी के शिकार हो तो उसका इलाज भी है। अगर कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी का इलाज भी होता है। तो इस ओसीडी बीमारी का इलाज कौन सा है, आपको ये बताना है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले 5 ऑप्शन को रीड कीजिए ध्यान से और बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ठीक है, याद रखना
कि ईआरपी ओसीडी के लिए सबसे इफ़ेक्टिव चिकित्सा मानी जाती है क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने डर का सामना करना सिखाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन-सा हिस्सा ओसीडी में सबसे अधिक शामिल होता है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा क्योंकि क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलता है। अगर आपके एग्ज़ाम में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछा जाए और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को ना मिले, बहुत रेयर ऐसा चांसेस होते हैं जो क्वेश्चन ना पूछे। तो आपको बताना है कि व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ मोस्ट इन्वॉल्व्ड इन ओसीडी? पहला ऑप्शन है एमिगडाला, बेसल, गैलनिस, हिप्पोकैम्पस, सेरिबैलम या इनमें से कोई नहीं। तो ये बात याद रखना, जब भी आपके एग्ज़ाम में पूछे ओसीडी में सबसे एक्टिव मस्तिष्क का कौन-सा पार्ट इन्वॉल्व रहता है, वो है आपका बेसल गैंग्लिया, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि एक ओसीडी के दोहराव वाले विचारों और व्यवहार से जुड़ा होता है। हिप्पोकैम्पस क्या होता है? हिप्पोकैम्पस आपकी मेमोरी को याद रखने में काफ़ी मदद करता है। याद रखना, हिप्पोकैम्पस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके हिप्पोकैम्पस आपकी जब आपका जन्म होता है, हिप्पोकैम्पस आपके माइंड में नहीं रहता, जिस वजह से आपकी बचपन की यादें आपको याद नहीं होती है। जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, वैसे आपका हिप्पोकैम्पस बड़ा होता है और आपकी जो पास्ट मेमोरी होती है, उसे याद करने में आपको मदद करती है। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी हिप्पोकैम्पस खत्म होता जाएगा, इसलिए आपने देखा होगा, जो इंसान जिनका एज 70-80 साल हो जाता है, उनके याददाश्त भूल जाते हैं, उनको याद करने में काफ़ी मुश्किल होती है, कौन उनका पोता है, कौन उनका बेटा है, क्योंकि उनके अंदर हिप्पोकैम्पस खत्म हो जाता है। तो स्टार्टिंग फेज़ में आपका हिप्पोकैम्पस स्टार्ट होता है और लास्ट में जाते-जाते हिप्पोकैम्पस आपका खत्म भी हो जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि ओसीडी में ज़बरदस्ती का क्या मतलब है? यहाँ पे ज़बरदस्ती का मतलब है कंपल्शन, ठीक है? ना कि कुछ और मतलब मत निकालना। ओसीडी में ज़बरदस्ती का क्या मतलब है, आपको बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और मुझे बताइए ओसीडी का मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती का मतलब? देखो, ज़बरदस्ती का मतलब क्या होता है? मान लो पहले तो आप आंसर बता दो मुझे, उसके बाद एक बेहतरीन आपको इसको समझाऊँगा जिससे आप समझ पाओगे कि ओसीडी में ज़बरदस्ती का मतलब क्या होता है और आप इसे भूल भी नहीं पाओगे, इसका गारंटी है। तो ओसीडी का मतलब होता है विशिष्ट कार्य करने का अनियंत्रित इच्छाएँ। जैसे कि आज के टाइम पे आप रील देखते हो। रील आपने सोचा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा-सा बोर हो चुके हो तो 5 मिनट का रील देख लेते हो। लेकिन जब आप रील ओपन करते हो तो 5 मिनट से लेकर 20 मिनट कब हो जाता है आपको नहीं पता, क्योंकि उस पे आपका कंट्रोल नहीं होता आपकी परफॉर्मिंग स्पेसिफिक पे। ठीक है? आपकी जो इच्छाएँ होती हैं उस पे आप कंट्रोल ना कर पाओ, उसे कहा जाता है ज़बरदस्ती का मतलब ओसीडी में। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे कि ओसीडी में ज़बरदस्ती का मतलब ऐसी इच्छाएँ होती हैं, जिस पे व्यक्ति आपका नियंत्रित नहीं कर पाता और वो काम लगातार करते रहता है, उसे दोबारा करते रहता है, ठीक है? उसे कहा जाता है ज़बरदस्ती, चाहे आप किसी फ़ील्ड में इसे रिलेट कर सकते हो। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन-सा फ़ोबिया का लक्षण है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है डरे हुए वस्तु या स्थिति से बचना, तेज दिल का धड़कन, पसीना आना और काँपना या उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से सभी आपका फोबिया का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है ओसीडी में आवेग घटक का क्या अर्थ है? व्हाट डज द ऑब्सेशन कंपोनेंट इन ओसीडी रिफर टू? पहला ऑप्शन घुसपैठ करने वाले दोहराव वाले विचार, अनियंत्रित भावनात्मक विस्फोट, लगातार उदासी, स्मृति की हानि या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्योंकि हर एक ऑप्शन काफ़ी क्लोज है एक दूसरे से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑब्सेशन क्या होता है? आपने
डेली लाइफ में आप बोलते हो कि मुझे ऑब्सेशन हो रहा है, मतलब आपको चिंता हो रहा है आपके एग्ज़ाम का। रह रहकर आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई घूमने जा रहे हो और आप एग्ज़ाम में आपके मन में चल रहा है कि मेरा एग्ज़ाम है, मुझे एग्ज़ाम पास करना है। तो ऐसे विचार जो आपके मन में बार-बार आते हैं और उसको लेकर चिंता उत्पन्न होता है, उसे कहा जाता है ऑब्सेशन। आपको नौकरी को लेकर आपको ऑब्सेशन हो चुका है, मतलब आपको बार-बार मन में ख़्याल आ रहे हैं, आपको चिंता उत्पन्न हो रहा है अपने एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने को लेकर और अपनी नौकरी को ले या फिर आपको पैसा कमाने को लेकर। उसे कहा जाता है ऑब्सेशन, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन-सा चिंता विकारों की उपश्रेणी है? पहला ऑप्शन सामाजिक चिंता विकार, एस्फेसिक फोबिया, जीएडी, घबराहट विकार या उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सब कैटेगरी ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना और ऑप्शन को भी। और मुझे बताओ क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि चारों ऑप्शन आपके सब कैटेगरी है एंजाइटी डिसऑर्डर के। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चिंता विकारों के लिए निम्नलिखित में कौन सी दवा आमतौर पर निर्धारित की जाती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और तब तक आप जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। उम्मीद करता हूँ मैं अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करता हूँ आपको एक बेहतरीन कंटेंट देने का, जिससे आपका पेपर क्वालीफाई हो सके और मेरा ट्राई होता है, जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँ, वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक करोगे, उससे हमें पता चलेगा वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए और हम मेहनत करेंगे और आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लेकर आएँगे, जिससे आपके एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने में मदद मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना। तो क्वेश्चन 19 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। चिंता विकारों के लिए एसएसआरआईएस और बेंजोडाइज़ेपिन्स दोनों उपयोग किए जाते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्यीकृत चिंता विकार जिसे जीएडी का मुख्य विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लगातार और अत्यधिक चिंता, विशेष वस्तुओं या परिस्थितियों का डर, अचानक घबराहट के दौरे, बार-बार दखल देने वाले विचार या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन-सा घबराहट के दौर का सामान्य लक्षण है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन सिम्पटम ऑफ पैनिक अटैक? छाती में दर्द या असुविधा, घुटन महसूस करना, मरने का डर, उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। पैनिक अटैक का आपको उदाहरण पूछा है, लक्षण पूछा है, आपको बताना है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको जस्ट बताया था पैनिक अटैक के कौन-कौन से ऑप्शन है, क्या-क्या उससे एग्ज़ाम्पल है, जो कि आपको आंसर बताने में काफ़ी आसानी होगी अगर आपने पहले के क्वेश्चन देखे होंगे तो, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा विकार बार-बार घबराहट के दौरे और भविष्य के दौर के डर से जुड़ा होता है? मतलब ये आपके आप पे बहुत फिट कर रहा है कि कौन-सा ऐसा एंग्ज़ायटी है, जो कि घबराहट के दौरे और भविष्य के डर से आपको जुड़ा होता है। जैसे कि आपका अभी टेंशन हो रहा होगा कि आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, फ्यूचर की टेंशन होगी, आपको सेटल होना है। तो ये कौन-सा एंग्ज़ायटी है, आपको ये बताना है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो उसे कहा जाता है पैनिक डिसऑर्डर, घबराहट विकार, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि व्यक्ति बार-बार घबराहट के दौरे का अनुभव करता है और उसे भविष्य में दौरे होने का डर रहता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एग्ज़ाम की टेंशन और भविष्य को टेंशन हो रही है, तो उसका एक ही उपाय है, आप प्रैक्टिस करो, जमकर मेहनत करो। मेरे अकॉर्डिंग जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन खत्म ना करके वो मिक्स प्रैक्टिस सेट लेके बैठ जाते हैं और उसे सॉल्व करने लगते हैं, जिससे उनको समझ नहीं आता क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा है और क्या पूछ रहा है।
सबसे पहले टॉपिक खत्म करो, उसके बाद आप मिक्स प्रैक्टिस सेट मारोगे, तो आपके लिए बेटर होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में और समझने में। तो सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए है, सबसे पहले टॉपिक खत्म करो जो आपको कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि इग्रोफोबिया क्या होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इग्रोफोबिया क्या होता है आपको ये बताना है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए कि इग्रोफोबिया क्या होता है? तो एग्रोफोबिया के लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो, जहाँ पे खुले स्थान हो, जिनको अकेला छोड़ दिया जाए, उनको वहाँ से डर लगेगा। जैसे कि आज के टाइम पे महाकुंभ का मेला, जहाँ पर आपको डेली 1 करोड़ लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं और वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। बहुत लोग को डर होगा कि इतने सारे लंबी भीड़ में उनकी मौत हो जाएगी, डर लगेगा, भूल जाएँगे, हर तरह का एंग्ज़ायटी होने लगता है, उस इंसान को कहा जाता है एग्रोफोबिया, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि चिंता विकारों का मुख्य रूप से कौन-सा न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ा होता है? पहला ऑप्शन सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा, नॉरपेरिन या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा गाबा। ठीक है? जो कि न्यूरोट्रांसमीटर चिंता विकारों में मुख्य भूमिका निभाता है गाबा, क्योंकि ये मस्तिष्क में गतिविधियों को शांत करता है। क्वेश्चन नंबर 25 सामाजिक परिस्थितियों में जज किए जाने वाले शर्मिंदा होने से अनुचित डर को क्या कहते हैं? आपने बहुत ऐसे केसेस या बहुत सारे ऐसे देखा होगा आपने कि जिनको समाज में शर्मिंदा होना पड़ता है और उनको समाज के नाम से, समाज के सामने आने से उनको डर लगता है। तो ऐसे चीज़ को क्या कहते हैं? ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। ऐसे एंग्ज़ायटी को किस नाम से हम जानते हैं? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, विशिष्ट फ़ोबिया, सामान्यीकृत चिंता विकार, घबराहट विकार या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अगर आपको समाज में किसी चीज़ को लेकर डर या शर्मिंदा हो रहा है, सबसे पहले समाज की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। समाज कुछ नहीं कहता, समाज बस अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा कहेगा, कुछ नहीं करोगे तो समाज आपको बुरा और आपको कुछ भी बना सकता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, आप सक्सेस हो तो समाज में आपको हमेशा पूजेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत और लाइफ में सक्सेस होना पड़ेगा। जिसको लेकर आपका सबसे पहले पढ़ाई और पैसा कमाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो कि क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सामाजिक चिंता विकार। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि डर और फोबिया में अंतर क्या है? आई थिंक ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूँ। ये शायद क्वेश्चन रिपीट है, मैंने आपको बताया भी था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि जो डर और फोबिया होता है अनुचित और अत्यधिक होता है, जबकि डर सामान्य होता है और जो आपका फ़ोबिया होता है वो अस्थायी होता है। क्योंकि देख सकते हो डर जो होता है वो आपके मन में हमेशा रहता है। लेकिन जो फ़ोबिया है वो आपको टेम्परेरी बेस पे होता है। अगर आप उसका इलाज करोगे, उसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपका फ़ोबिया खत्म भी हो जाएगा। फ़ोबिया दैनिक जीवन में बाधा डालता है, ये भी बात सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 चिंता विकारों में विपरीत विचारों को बदलने पर केंद्रीय चिकित्सा कौन-सी है? बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, मुझे बताओ क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या होगा? उसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। याद रखना क्या होता है? तो संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा चिंता विकारों में नकारात्मक और विकृत विचारों को बदलने का काम करती है। इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में कौन-सा ओसीडी का लक्षण नहीं है? नहीं है बताना है, तो पहला ऑप्शन है कार्यों को दोहराने की बाध्यता, दखल देने वाले विचार, लगातार उदासी, आवेगों से संबंधित चिंता या इनमें से कोई नहीं। अगर आपका चेहरा ही सैड है, हमेशा आप सैड रहते हो, हमेशा आपको दुःख रहता है, तो एक आपको ओसीडी का लक्षण नहीं माना जाता, ये आपके मन की मर्ज़ी होती है। अगर आपको हमेशा दुःख और अपने दुःख सुनाने होते हैं लोगों को, अपने फेस से आपको प्रॉफ़िट लेना होता है, मतलब उससे कुछ प्लस पॉइंट होता है, तो आपका लगातार आंसर जो होगा सी होगा लगातार उदासी। उदास किसी को नहीं होना चाहिए, उदास हो गए,
आपके इस लाइफ में और उदास रह जाओगे। हँसते रहो, पढ़ाई करते रहो और नौकरी लो, बस इतना ही आपके मन में चलना चाहिए। उदास होने से कुछ नहीं होता। बैठोगे, बैठे रह जाओगे। उठो और पढ़ो और काम करो, तभी जाकर आगे बढ़ोगे। यही आपका सिद्धांत है आगे बढ़ने का। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, चिंता के स्तर को मापने के लिए कौन-सा परीक्षण आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं? एक काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे याद रखना कि एंग्ज़ायटी लेवल को कैसे हम परीक्षण करेंगे, कैसे उसे मेज़र करेंगे। ठीक है? एक क्वेश्चन को आप रट्टा मार लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है बैंक एंग्ज़ायटी इन्वेंटरी, एमएमपीआई, रुसाक इक्वल टेस्ट, टैट या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, जाकर आप पीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लेना। ये सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा, एंग्ज़ायटी लेवल को मेज़र करने का एक ही ऑप्शन है, बेक एंग्ज़ायटी इन्वेंटरी। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन-सा चिंता विकार का प्रकार नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर? पहला ऑप्शन है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, घबराहट विकार, बाइपोलर विकार, सामाजिक चिंता विकार या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्या ही बोलूँ, अब इतना बोल चुका हूँ ऑलरेडी, मेरा मुँह भी दर्द कर रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग कर देना। और क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अगर आप भी चाहते हो आपको डेली ऐसी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कराया जाए, तो बस वीडियो को लाइक करना। मुझे पता चल जाएगा आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हो ऐसी वीडियो आपके लिए और लेकर आया जाए। अगर और आप मुझे बता सकते हो कि आउट ऑफ 30 आपने कितना क्वेश्चन सही किया, जिससे आपको पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो बस 500 देकर अपना टेंशन हमें दे सकते हो, जिसके लिए हम आपको एग्ज़ाम की तैयारी कराएँगे और उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स, साथ में आपको मेरा गाइड और प्लस मैं आपको बताऊँगा किस टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, किस पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, क्या-क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, टोटल मैं गाइड करूँगा। साथ में आपको टेस्ट सीरीज़, ग्रुप डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज़ थ्योरी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, साइकोलॉजी के हर एक टॉपिक से टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर, ये सब कुछ आपको मिलेगा और मिलता रहेगा आपके एग्ज़ाम तक। जब तक आपके एग्ज़ाम ओवर नहीं होते हैं, तब तक मेरा सहयोग, मेरा सपोर्ट और मेरा ग्रुप हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, आपको एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कराने में। तो बस क्या करना है, सिर्फ़ 500 पे करो, जितना आप रेस्टोरेंट में खा के चले आते हो, उतना ही आपको देना है, वन टाइम पेमेंट है। बस इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करो और इस कंप्लीट नोट्स और इस कंप्लीट बैच को ले सकते हो सिर्फ़ 500 में। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।